नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ घटना चक्र में आपके साथ सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नीतीश, बिहार के लिए मांगा विशेष राज्य का दर्जा। और आरक्षण को लेकर जाट नेताओं के प्रतिनिधि मंडल की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, जब नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ कि बीजेपी की तरफ से वो प्रधानमंत्री होंगे, तब नीतीश कुमार की पार्टी ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। करीब 34 महीने बाद औपचारिक मुलाकात ये पहली है। ये मुलाकात हुई, क्या कुछ इसके मायने निकलते हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर हमने बिहार के विकास के लिए जो सहयोग और सहायता की हमारी अपेक्षा है, उसी से संबंधित हमने चर्चा की है। और अभी तत्काल हमारी समस्या ये है कि जो 14th फाइनेंस कमीशन 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें आई हैं, उसके मुताबिक राज्यों को 32% की तुलना में अब 42% का हिस्सा दिया गया है। लेकिन बिहार को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि कई प्रकार की योजना के मद में जो सहायता मिलती थी, अब वो बंद हो गई। तो उसके चलते जो कुछ बढ़ा उससे ज़्यादा घट गया, तो कुल मिलाकर बिहार को नुकसान हुआ है। वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है उसमें यह भी कहा है कि फॉर्मूला के आधार पर जो हिस्सेदारी अलग अलग राज्यों की निर्धारित हो रही है, लेकिन जिन राज्यों को नुकसान हो रहा है और उनकी खास ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए अलग से केंद्र सरकार व्यवस्था कर सकती है। तो हमने उस पर आग्रह किया है कि इसी के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई हो और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की तरह सुविधा मिलनी चाहिए। और जो हम पिछले महीने 26 फरवरी को बजट के 2 दिन पहले मिले थे वित्त मंत्री जी से, और उसके पहले प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा था 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, तो उन्होंने ऐलान किया है कि आंध्र प्रदेश की तरह बिहार और पश्चिम बंगाल को सहायता मिलेगी। तो हमने इस पर आग्रह किया है कि इसी के अनुरूप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स कंसेशंस होना चाहिए और बिहार में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए और ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। बिहार को बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के माध्यम से जो बिहार का पुनर्गठन हुआ था, झारखंड अलग हुआ था, उसके बाद से एक विशेष सहायता मिलती थी। तो वो भी बीआरजीएफ के बंद होने से वह सहायता, हालांकि वह सहायता अलग थी, बीआरजीएफ की बाकी स्कीमों से उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन रूट वही था, विंडो वही था विशेष सहायता देने का। तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है, जबकि यह बिहार पुनर्गठन विधेयक, बिहार ऑर्गेनाइजेशन बिल में जो प्रोविज़न है उसके मुताबिक ये मिलता था। तो दूसरी बात यह कि उस पर जो उत्पन्न एक शंका है उसका समाधान होना चाहिए और वो पैसा मिलना चाहिए और आगे भी जारी रहना चाहिए। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले अवधेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जब मुलाकात हुई, 34 महीने बाद ये मुलाकात हुई, क्या कुछ इसके मायने क्या सिर्फ यही निकाले जाएं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य की भलाई के लिए देश के प्रधानमंत्री से मिला है, या फिर इसके मायने ये भी निकाले जाएं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से उनकी ये मुलाकात हुई है और जिस तरह का मतभेद, जिस तरह का वाद विवाद देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए, ये
ये आपका निष्कर्ष है कि विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। दोनों एंगल से पूछा मैंने, क्या आपको लेकिन लगता है? पहला है कि ये बात सही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद और प्रधानमंत्री से सामान्य है कि कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलने आता ही है, उसको मिलना ही चाहिए। और आज मौका भी था, आपको मालूम है कि जो गंगा की नदी से जुड़े हुए जो 5 राज्य थे उनके अलग से बैठक थी उन राज्यों के लिए गंगा सफाई अभियान के तहत, तो वो एक कार्यक्रम था। इस नाते नीतीश कुमार आए, बिहार की उन्होंने बात की, तो वहां तक तो एक बहुत सामान्य और स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन इस देश में एक मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अपनी एक वितृष्णा या उसको ये कहिए कि ये घृणा प्रकट की थी, खासकर 2010 जून से, कि हाथ मिलाते हुए एक पोस्टर के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया गया भोज रद्द कर दिया। उसके बाद जो है गुजरात से भेजा गया बाढ़ राहत सहायता का पैसा वापस कर दिया गया। लगातार नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना जिस ढंग से नीतीश कुमार लगातार हमला कर रहे थे, और उसके पीछे कोई व्यापक सोच रही होगी कि मैं इससे देश में शायद हम एक राजनीति को चेंज करेंगे, वो नहीं था। उसके पीछे सोच इतनी ही थी कि उस समय लालू यादव का जो वोट बैंक का एक बड़ा आधार है, खास करके मुस्लिम वोट बैंक, उसको तोड़ दिया जाए नरेंद्र मोदी का विरोध करके, और फिर हम एक नवीन पटनायक की तरह इसमें एक उड़ीसा बनाने में सफल हो। वो लोकसभा चुनाव में जो है उसकी परिणति उन्होंने देख ली। हालांकि ये बात सच है कि भाजपा से अलग होने के बाद उनकी सरकार नहीं गिरी है। तो इसको देखने का मेरे दृष्टि से 3 इसके पहलू हैं जिनसे देखा जाएगा। एक कि बिहार को अपने आर्थिक विकास के लिए केंद्र से विशेष सहायता चाहिए, वो प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात औपचारिक रूप से रखने से वो उसकी एक शुरुआत हो सकती है, आधार बन सकता है, वहां तक ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए कि ये कितने, मैं एक व्यक्ति के रूप में जितना मैं उनको जानता हूं और जितना मैंने पत्रकार के रूप में उस व्यक्ति को ऑब्जर्व किया है, कि किसी व्यक्ति को आपने इतना गलीज, इतना घृणित, इतना मैंने मान लिया था कि उससे हाथ मिलाते हुए तस्वीर को नहीं दे सकते हैं। आपको अगर उससे हाथ मिलाना पड़ रहा है, आप बाहर निकल के माननीय प्रधानमंत्री कहने को मजबूर हो रहे हैं प्रोटोकॉल के आधार पर, तो यह सोचा जा सकता है कि उनके अंदर क्या गुजर रही होगी। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उस समय तो यह कहा गया तो मुख्यमंत्री से तो इसलिए भी हट रहे हैं कि प्रोटोकॉल में कहीं नरेंद्र मोदी का स्वागत न करना पड़े। सवाल में यही होने वाला तो वो भी बात आई थी, और यह बिल्कुल निराधार नहीं थी। ये हम लोग मतलब ये मान लीजिए कि शायद केवल मजाक में कहा जा रहा हो, वो एक सोच उनके अंदर रही है कि हमको इस आदमी को कभी सम्मान न देना पड़े। लेकिन अब देश की जनता ने कर दिया, उनकी मजबूरी है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कम से कम वापसी के बाद, मैं उस प्रदेश से ही निकला हूं, अब भले आज इस समय दिल्ली में हम लोग बस गए हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अब भी हमारा कहने के लिए तो बिहार ही प्रदेश है। तो मैं ये चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने जो भी अपने अंदर एक घृणा, एक द्वेष, एक खत्म करके अपनी राजनीति को खत्म किया, वो दिल में कम से कम उस जहर को खत्म करके और बिहार के विकास के लिए मिलजुल के काम करें। राजनीतिक स्तर पर मतभेद रखें, राजनीतिक स्तर पर हमला भी करें, लेकिन वो उनको पता चल गया कि मैं देश का राजनीतिक हीरो नहीं हो सकता हूं, तो वो भी शायद उनको व्यवहारिक धरातल पर ले आएगा। चलिए बाकी पैनल से राय लें, उससे पहले जरा जेडीयू से ही जान लेते हैं कि इस मुलाकात के मायने निकाले क्या जाए। मिथिलेश जी, बहुत जो बात कही अभी, बहुत लोग ये बात कह रहे थे कि इस वजह से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हार उनकी वजह से हुई। कहा गया इस तरीके का विरोध उन्होंने किया था कि वो नहीं चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का सम्मान करें या प्रदेश के प्रधानमंत्री का सम्मान करें, और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। चूंकि हालात ऐसे बन गए, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला, और आज इस मुलाकात को जो हुई है, आप किस एंगल से देख रहे हैं? क्या ये माना जाए कि जो बीच में बातचीत भी चल रही थी कि बीजेपी जेडीयू के बीच में हाथ मिलाने की भी खबरें हैं, और लालू जो है एक तरीके से मांझी की तरफ जा रहे हैं, जो कि आप लालू के नजदीक जा रहे थे, अब लालू थोड़ी दूरी बढ़ा रहे हैं, ये तमाम चीजों के मद्देनजर भी क्या इस मुलाकात को देखा जा सकता है? क्या देखिए, अभी तक के जो चर्चाएं हम लोग अवधेश जी ने किया, बड़ा अच्छी चर्चाएं, देश की विकास या बिहार की विकास और खासकर के देश के प्रधानमंत्री से मिलना, कोई भी स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए ये तो बड़ा ही सुंदर है। अपने विकास के लिए बातें करनी, एक प्रोटोकॉल के अनुसार वो प्रधानमंत्री आज हैं, अभी जितना भी उनको पीछे जो है कहा जा रहा है, वो सारी बातें कहीं न कहीं थोड़ा साइड करके देखें
तो यह अति आवश्यक है कि प्रधानमंत्री से मिलें और प्रधानमंत्री उन्हें बिहार जो पिछड़ा राज्य है उसके लिए स्पेशल कैटेगरी के लिए जो डिमांड है उनका वो तो पहले से उठाए हुए हैं और पहले से मांग उनकी चल रही है, कोई बड़ी बातें नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आज के डेट में प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है और कोई खास व्यक्ति के विषय में अगर कोई चर्चाएं होती है वो अलग मैटर है। पैसा लौटाने की बात उन्होंने कहा एक अलग मैटर है वो, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलना संवैधानिक पद पर थे उस समय, एक राज्य के मुख्यमंत्री थे वो। राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में बहुत डिफरेंस है। वो मैं नहीं कर रहा हूं, पर संवैधानिक पद पर तब भी थे। एक राज्य दूसरे राज्य की मदद करना चाह रहा है, एक राज्य अगर दूसरे राज्य की मदद करना चाह रहा है तो इस देश का ही हिस्सा ना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आज के डेट में वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनको मिलना और खास करके स्पेशल कैटेगरी के लिए अति पिछड़ा के लिए हार्ट का एक्सरे एक बार करवा के देखना चाहिए था। नहीं हार्ट का देखिए अवधेश जी, वो एक अलग मैटर। आप जो बोल रहे हैं पीछे की बातें, वो तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन अभी तत्कालिक जो मिलन हुआ है, आज जो मिलने के लिए आए हैं और जो डिमांड रखा है गंगा सफाई से लेकर के 5 राज्यों के जो मुख्यमंत्री मिले, बड़ा ही सुंदर जो है हम समझते हैं कि समन्वय हुई है, मेल जोल हुआ है, अच्छी बातें हैं। राजनीतिक स्तर पर मेलजोल बढ़ेगा नहीं, इस पर आपसे दोबारा पूछूंगा, लेकिन पुष्पेंद्र जी आप कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? एक मायना तो ये है कि ठीक है, ये कोई मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से मिलता है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके और क्या कुछ एंगल हो सकता है? देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए 2 चीजों से जोड़ें कि अभी पिछले दिनों आरएसएस की और बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बैठक के अंदर बिहार राज्य का चुनाव 6 महीने बाद है, और हम अब तक पहले ये लगता था कि जो मोदी का रथ चल रहा था, उस रथ के चलते दिल्ली का भी नतीजा देखा लोगों ने, फिर जम्मू कश्मीर में भी देखा, फिर झारखंड में भी 44 का मामला हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जो उनका लहर है वो कम हुई है, लेकिन उस लहर में कमी जरूर आई है। लेकिन 6 महीने बाद जो बिहार का चुनाव है उसमें बहुत कुछ संघ को और बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि पिछले दिनों चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, धारा 370 पे चुप्पी हो, पाक परस्त सीएम के मुफ्ती के साथ में चीफ मिनिस्टरशिप का मामला हो, वहां जो समझौते हुए हैं उससे पूरे देश के अंदर एक अलग मैसेज गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ कभी बातचीत होगी, कभी नहीं होगी, कभी जनरल जाएगा, कभी नहीं जाएगा, इससे एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उसमें एक नाराजगी है बीजेपी के प्रति। तो बीजेपी बिहार चुनाव में अकेले वो लहर नहीं देख पा रही है जिस लहर की उसे उम्मीद थी। लिहाजा बीजेपी और संघ के नेताओं में यह संकेत दिए गए कि आप नीतीश कुमार से बातचीत करें, रास्ता खोलें। तो नीतीश कुमार से ज्यादा मजबूरी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है कि नीतीश के सहारे बिहार में अगले 6 महीने बाद होने वाले चुनाव में वो अपनी ताकत को मजबूत करे। अकेले भारतीय जनता पार्टी का वो रथ नहीं वहां निकलता नजर आ रहा। उस पस मंजर में अगर मैं ये बात कहूं तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो अपने राज्य के लिए आए हैं, बातचीत करेंगे। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले वो लालू और मुलायम सिंह की शादी में भी गए थे, तब भी नीतीश कुमार वहां मौजूद थे। तो ये पॉलिटिक्स में इस किस्म के जेस्चर के पॉलिटिकल मीनिंग होते हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि वो मिलने आए थे तो उनसे बात हो गई। अभी कुछ दिन पहले ममता भी आई थी। और आप ये भी देखें कि जब पिछली बार नीतीश जी आए थे तो अरुण जेटली के घर पे डिनर पे लंबी बातचीत हुई है। तो मैं ये मान सकता हूं कि बैकडोर जो है, जो 6 महीने बाद के चुनाव होने हैं, उसके समीकरण भी हैं, उसमें जमीनी हकीकत भी है। उसमें नीतीश कुमार 16 साल के गठबंधन टूटने के बाद चाहे 34 महीने बाद मिले हों, लेकिन यह जरूर संकेत जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नीतीश की जरूरत है। चलिए इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन क्या वाकई में ये बीजेपी की मजबूरी है क्या नीतीश कुमार से मिलना, ये भी जानेंगे और साथ साथ कांग्रेस से भी जानेंगे। हमारे साथ आलोक जी भी हैं कि आखिर में कांग्रेस जो कि अब जेडीयू की नजदीकी है वो किस तरीके से आगे की रणनीति तय करेगी। तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और 3 खास मेहमानों से अब तक हमने बात नहीं की है, उनकी राय एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं
आज मुलाकात हुई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। हालांकि जो बातें कही गई वो ये कहा गया, विशेष राज्य के दर्जे की बात की गई। 14वें वित्त आयोग में जो 50 लागू होने के बाद 50,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है बिहार को, उसकी बात हुई है। लेकिन इसके क्या कुछ सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। जरा बीजेपी से प्रतिक्रिया लेते हैं। रमेश चंद्र रतन जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। रमेश चंद्र जी, अभी पुष्पेंद्र जी ने एक बात कही और वो ये कह रहे हैं कि जो अभी हाल फिलहाल के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है और आरएसएस और बीजेपी की जो चिंतन मंथन हुआ, और ये बातें कई मीडिया के जरिए तमाम अखबारों में भी आई, तमाम चैनल्स पे भी आई, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को नीतीश का साथ लेना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार से पूछा गया तो वो मना कर रहे हैं, लेकिन अभी लंबा समय है, चीजें पलट भी सकती है। क्या मान रहे हैं आप, इसके मायने क्या निकल रहे हैं? मजबूरी है क्या आपकी, जरूरत है आपको? एक तो आज की जो मुलाकात का जो सिलसिला है केंद्र और राज्य के शासकीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है, होता चला आया है। लेकिन नीतीश जी की जो मुलाकात का है वो बिल्कुल एक अलग ही अंदाज में है। वो अभी हमने भी अभी 11 तारीख को एक सप्ताह के दौरे पर मैं बिहार था, तो मैंने पिछले दिनों की नीतीश जी के खिलाफ प्रदेश में हर एक जिले पर धरना प्रदर्शन था दलित समाज की तरफ से, तो मैंने भी 2-3 लाइनें अधिकांश मंचों पर जाकर के कही थी पिछले दिनों की, जो है नीतीश जी को याद दिला करके कि हम बिहार का विकास कराएंगे और विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, मोदी जी से किसी भी सूरत से हाथ नहीं मिलाएंगे। मैंने पूछा, नीतीश जी अभी आपका पेपर में निकला है तो किस मुंह से जाकर के दिल्ली आप मोदी जी को शकल दिखाएंगे? बहुत ये जो सियासतदान है, बहुत आश्चर्य की बात है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को जिस अवरे को पहन करके नीतीश जी एक सूबे के 4थी बार मुख्यमंत्री बने, और एक प्रक्रिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, शासकीय व्यवस्था में नेता यहाँ का प्रोसेस और हेड बनता है। ये मालूम होते हुए भी जिस तरह से उन्होंने अपने पिछले दिनों जो घिनौना जो हाल जो बिखेरा, वो पूरे देश में बहुत ही निंदनीय रहा है। और आज क्योंकि बीजेपी का या भारत सरकार के एक सोच में इस तरह का, चूंकि उन्होंने साफ कहा कि बिहार को भी 32% के उस सोच को 10% बढ़ाते हुए डायवर्जन को वो एक अलग दूसरे रूप में देख रहे हैं। लेकिन क्या मैं अभी आकर के एक सप्ताह में कितना विकास कराया है? इन्होंने जातवाद फैलाया है, और मैंने तो वहां कहा कि ये सरकार नीतीश जी की दलितों के हत्यारों की सरकार है। अभी पिछले दिनों 3 जगह 100 दलितों का वहां नरसंहार हुआ। जरूरत है क्या आपको नीतीश कुमार? लेकिन यहाँ जो है ना, ये कोई किसी टाइप की चर्चा में आपको समन्वय समिति की बैठक हुई है, रमेश जी, ये बात हुआ संघार कहां, हम लोगों को पता नहीं बात। 3 जो है जगह वहां नरसंहार हुआ दलितों का, जो 100 लोग मारे गए हैं। इधर नहीं हुआ, 100 लोग मारे गए हैं। एक मेरे पास वो नाम एक्चुअल मेरे को 100 लोग मारे गए और उनको बरी हुए हैं। अभी जो बरी हुए हैं किसी को कोई सजा नहीं हुई। कोई एक बांधे का है, एक नरसे, ऐसे कुछ जगह का है को, और सरकार ने अपील तक नहीं की, सिक्योरिटी तक नहीं दी। दूसरी चीज एक और भी है, हो रही है, राजभर की हो रही है, जातिवाद की राजनीति बीजेपी भी कर रही है। अभी राजभर की जो हुई है वाराणसी में, वो किस बात पे हुई है? वो भी तो जातिवाद पे हुई है। बीजेपी अगर जातिवाद पे नहीं बोल रही तो उस पे कैसे बोल रही है? किस पे जातिवाद पे किस पे बोल रही है? बिहार सेंट्रिक रहते हैं थोड़ा। ऐसा है दलितों के नाम। चौधरी साहब मुझसे ज्यादा नहीं मालूम, मैं राष्ट्रीय महासचिव रहा हूं, मुल्क को मालूम है। एक जातवादी जो समाजवादी का जो रूप है, खाली इनके पास समाज नहीं है, दल का तो उसमें हाल है, आपको उसका हाल नहीं मालूम? मैं राष्ट्रीय महासचिव मैं रहा हूँ, मुझको मालूम है हालत क्या है, मुझे मालूम है ना। आपको इसमें एबीसीडी, अरे भाई आपको इसमें नॉलेज नहीं है ना। सवाल मैंने पूछा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर आप। रमेश जी, बीजेपी समरसता की बात करती है, जातवाद की कभी बात नहीं करती। बिल्कुल, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, उसको छोड़िए। आपकी मजबूरी है क्या? नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी क्या ये बात सही नहीं है कि बैठक के बाद ये कहा गया था कि नीतीश कुमार को साथ लेना चाहिए बिहार के जो स्थिति बनी? देखिए, समन्वय समिति की बैठक हुई, उसमें विश्लेषण हुआ दिल्ली का, उसमें विश्लेषण हुआ आगे की रणनीति का बिहार का। लेकिन ऐसा कोई टिप्पणी, ऐसा कोई सोच नहीं आई कि नीतीश के बिना या नीतीश से ऐसा हाथ मिलाया जाए, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। नहीं रतन जी,
मुझे एक बात कहनी थी जी। कि आप तो धर्मवादी राजनीति कर रहे हैं, आप जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, आप कहाँ नहीं कर रहे हैं भाई? चलिए ठीक है सर, अभी आज का विषय वो नहीं, आज का विषय वो नहीं, उस पर चर्चा करेंगे। अभी बिहार पे करते हैं, जातिवाद के मुद्दे पर एक दिन अलग से बहस करेंगे। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस मुलाकात के जो तमाम मायने निकाले जा रहे हैं और जिस तरीके से ये कहा गया कि बीजेपी को भी आरएसएस की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि नीतीश से हाथ मिलाना चाहिए बिहार के अंदर, आपका गठबंधन वहां पर है, स्थिति लोकसभा चुनाव के अंदर और उसके बाद जो तमाम विधानसभा ऐसा कोई निर्देश कहां से सुन लिया आपने, कहां से निर्देश दिए? मुझे अपना सवाल कर लेंगे सर। आलोक जी, मेरा जो सवाल आपसे ये है, लोकसभा चुनाव के अंदर उसके बाद तमाम विधानसभा चुनाव में जो स्थिति आपकी पार्टी की लगातार हो रही है, सवाल ये है कि अगर जेडीयू आपसे अलग होती है तो आपको लगता है कि बिहार के अंदर और बुरा प्रदर्शन कांग्रेस के लिए हो सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि जेडीयू की वजह से हमारे प्रदर्शन में किसी तरह का कोई प्रभाव आएगा। वैसा ही खराब प्रदर्शन रहेगा जैसा लगातार हो रहा है। ऐसा भी नहीं है, लोकतंत्र में कब बदलाव आ जाता है किसी को नहीं पता है। पार्टी केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया सबने देखा है। बीजेपी 62 से 3 पे आ गई और हम 8 से 0 पे आ गए, किसी ने सोचा नहीं था। जहां तक बात बीजेपी की है, बीजेपी का जो विकास का मॉडल है उसमें जो ईंटें लगती हैं वो तो धर्म की लगती हैं, मसाला जातिवाद का लगता है और उसके ऊपर विकास का पेंट मार दिया जाता है। लेकिन आज विषय वो नहीं है। मैं समझता हूं कि आज का विषय जो है वो मुलाकात के ऊपर है। मैं इसको 2 दृष्टिकोण से इस मुलाकात को देखता हूं। एक संवैधानिक उस पर देखता हूं कि एक मुख्यमंत्री राज्य के आए, प्रधानमंत्री से मिले, आज वो गंगा जी के सफाई के अभियान के संदर्भ में एक चर्चा हुई, लेकिन साथ के साथ उन्होंने बिहार के मुद्दे भी उठाए। आपने देखा होगा कि जिस तरह से बाहर आकर प्रेस से बात की है नीतीश जी ने, उसमें कितनी तलखी है। उन्होंने कितने वायदे ऐसे टूटते हुए गिनाए हैं केंद्र सरकार के कि आपने तो विशेष राज्य के दर्जे की भी बात की थी, आपने तो विशेष पैकेज की भी बात की थी, आपने तो तमाम जो हमारे आर्थिक पैकेज ऑलरेडी चल रहे थे बिहार के लिए वो तो उसमें ही कटौती कर दी है। मुझे नहीं लगता कहीं पर जो आज की जो वार्ता है वो संवैधानिक आधार पर ज्यादा नजर आती है और 2 राजनीतिक दृष्टिकोण से 2 नेता मिले उसका आधार कम नजर आता है। मैं उन दोनों में से ही किसी भी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आज जो वार्ता हुई है, जो उनकी बातचीत हुई है वो संवैधानिक ज्यादा रही है, उसमें तलखी ज्यादा रही है। हो सकता है नीतीश जी ने आज जिस तरह का वक्तव्य दिया वो राजनीति से भी प्रेरित हुआ हो, लेकिन मोदी साहब ने बिहार में जिस तरह के वायदे किए थे चुनाव के दौरान वो एक भी पूरा नहीं हुआ, वो उन्होंने वहां से निकलते ही गिना दिया है। मैं पुष्पेंद्र साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। आज नीतीश जी को जितनी बीजेपी की आवश्यकता, बीजेपी को नीतीश जी की शायद कहीं ज्यादा आवश्यकता रही हो। आप देखिए मांझी वाले प्रकरण में किस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया और रातों रात क्या बीजेपी के स्टेटमेंट बदलते रहे, बीजेपी कभी साथ थी कभी साथ नहीं थी। और जिस तरह से भाजपा ने मांझी जी वाले प्रकरण में मुंह की खाई है, लैंड एक्विजिशन बिल में आज जिस तरह से हर गांव में पूरे हिंदुस्तान में आवाज गूंज रही है नरेंद्र मोदी और किसान विरोधी, मैं समझता हूं आज बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर है। आरएसएस ने कहीं ना कहीं इसको जरूर भांपा होगा और उसी की प्रक्रिया में हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, कहीं ना कहीं भाजपा झुकी है। तो आप ये कह रहे हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका भी राजनीतिक इस्तेमाल इस लिहाज से किया गया कि ये संदेश बिहार की जनता को जाए कि जो केंद्र सरकार है वो बिहार के लिए उतनी ज्यादा संवेदनशील नहीं है, या फिर जो वायदे किए गए थे उसको वो इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहता कि उस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन उसके मायने ये निकल सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक मुख्यमंत्री आया है अपने राज्य की जनता तक मैसेज देगा कि आप लोगों ने लोकसभा में जिस गुमनाम करने वाली और जिस तरह से वादे करने वाली पार्टी से, जुमला पार्टी से जिसको आपने वोट दिया, उस पार्टी ने सरकार बनने के बाद बिहार की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। यही वो प्रधानमंत्री हैं जो चुनाव से पहले हरियाणा और झारखंड में हूटिंग कराते थे अपने कार्यकर्ताओं से, आज कहीं हूटिंग नहीं होती है। आप केवल और केवल वोट मांगने के लिए सारे कदम उठाएं, ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। चलिए जितेंद्र जी, अगला जो विषय है उस पर हम आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन एक टिप्पणी छोटी सी इस मुद्दे पर आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मुलाकात को? मैं इस मुलाकात की इस मुद्दे में देख रहा हूँ लैंड एक्विजिशन में जो फंस गए मोदी, उससे निकलने के लिए इससे राज्यसभा के में जो बिल इनका पेंडिंग है या जो भी चीज है जो बुरी तरीके से हर क्षेत्र में फंस गए हैं, इनकी मदद की जरूरत है और दोनों का आपसी समझौता हो। मैं तो चाहूंगा कि नीतीश कुमार को थोड़ा सा पर्सनली जानता हूं, वो किसान प्रति अच्छा रुख अपनाते हैं और किसान जाति से भी आते हैं किसान। और जेडीयू ऐसी स्थिति में है क्या कि राज्यसभा में अगर जेडीयू साथ में भी आ जाएगी एक दो मेंबर की भी जरूरत पड़ रही है, थोड़ा मोरल की भी तो जरूरत पड़ती है और मुझे नहीं लगता कि आपका जाना चाहिए उन्हें,
और मेन है इनका जो मोदी जी का जो बुलाना, पिछली बार लाके यहाँ बैठाना, उनका जो ये 14वें वित्त आयोग में जो पैसा गया उस पैसे में भी जो कमी की जो कहा गया है उसका सिर्फ एक कारण लैंड एक्विजिशन है। लैंड एक्विजिशन पे उनका साथ लेना, क्योंकि सब पार्टियां साथ छोड़ती जा रही हैं। उनका अपने जो एनडीए में धड़े हैं वही छोड़ के भाग रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए मेरे हिसाब से ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने बुला के और बैठ के ये बात करने की सोची है, लेकिन मुझे नहीं लगता है नीतीश कुमार जी जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे अधीर जी आपसे जानना चाहेंगे, तमाम दलों को, तमाम पहलुओं को आपने देखा, अब यहां से कौन सा पहलू आपको ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है? अगर सिर्फ एक या दो पहलू की बात करें और सिर्फ राजनीतिक स्तर की, औपचारिक मुलाकात हुई, निश्चित रूप से एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तमाम बातों पे बातचीत हुई होगी, राज्य के विकास की बात हुई, राजनीतिक स्थिति बिहार की, और अगर इस मुलाकात को या फिर जो पर्दे के पीछे बातचीत की खबरें आ रही हैं, कोई पुष्ट खबरें नहीं है, इसको 6 महीने बाद आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखो, नीतीश जी जो कह रहे थे बीआरजीएफ में जो योजना के प्लानिंग के तहत वो 8,753 करोड़ रुपया हुआ था, वो उस स्टेट को मिला है, वो पूरा रिकॉर्ड में है, इसलिए अब वो अपने अनुसार लगा रहे हैं। लेकिन जो इस समय बताया जा रहा है कि चाहे आलोक जी बोल रहे हो, चाहे हमारे पुष्पेंद्र जी बोल रहे हो, चाहे जितेंद्र जी बोल रहे हो, इसको ये मैं मानूंगा कि ये एक दिन का ही, एक जैसे होता है ना कि आदमी सपना एक देखने लगे। नीतीश कुमार और अगर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में आत्महत्या करनी है राजनीतिक, और नीतीश कुमार को भी आत्महत्या करनी है, तभी अब यह राजनीतिक गठजोड़ हो सकता है। बिहार का राजनीतिक बिल्कुल दो भागों में विभाजित हो चुका है, भाजपा और नीतीश कुमार को लेकर के वहां की माटी में। इसलिए यह गठबंधन अगर होगा तो दोनों पार्टियों के लिए यह सत्यानाश में जाना है। दूसरी बात, नीतीश कुमार, बाकी जो जनता दल की एकीकरण की अभी प्रक्रिया चल रही है, वो जिसमें कि शरद यादव उसमें अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता दल का एकीकरण होगा, वो फिर कहां चला जाएगा। तो इसलिए ये बातें, भारतीय जनता पार्टी की जो इसमें रणनीति है वो इतना ही है कि ये खबर किसी ढंग से फैल जाए ताकि लालू और नीतीश कुमार के गठजोड़ के बीच एक विश्वास जो कायम हुआ है उसमें धीरे धीरे अविश्वास हो जाए, कांग्रेस को भी समझ में आ जाए कि भैया ये फिर से बीजेपी के साथ जाने की तो बात नहीं कर रहे हैं, केवल उसमें उस खबर के पीछे इतनी ही रणनीति है। बाकी बिहार के चुनाव में इस समय नीतीश और भाजपा का गठबंधन वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। आज की स्थिति मैं कह सकता हूं 6 महीना बाद की भी स्थिति यही रहने वाली है। जम्मू कश्मीर में भी आप पीडीपी के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो सकता। सरकार बनाना यार, आप दूसरी बात करो, चुनाव के पहले गठबंधन और चुनाव के बाद की परिस्थितियों के गठबंधन में अंतर होता है, हमेशा कह रहा है। आपस में लड़ने वाली पार्टियां चुनाव के बाद लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, जानेंगे। एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नीतीश विरोधी रवैया और नीतीश का भाजपा विरोधी रवैया ही दोनों पार्टियों के राजनीतिक हित में है। ठीक है, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संक्षेप में केवल 2 वाक्य कहना चाहूंगा। अवधेश भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया है कि भाजपा जो है वो चुनाव के बाद किसी भी हद तक जा सकती है, जैसा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया है। तो आज ये मैसेज जा रहा है कि भाजपा चुनाव के बाद नीतीश जी से भी हाथ मिला सकते। चलिए पुष्पेंद्र जी, अभी जो स्थिति जो अधीर जी ने कही बात कि निश्चित रूप से चुनाव पहले इस तरीके की गठबंधन का करना एक तरीके से पॉलिटिकल सुसाइड होगा दोनों पार्टियों के लिए बिहार के। सवाल यहाँ पर यह है, क्या जानबूझ करके इस तरह की चीजें इसलिए फैलाई जा रही हैं कि एक थोड़ा सा जेडीयू के बयानों में कुछ सॉफ्टनेस आए, या फिर लालू और जेडीयू के बीच की के बीच में जो केमिस्ट्री बन रही है उस केमिस्ट्री में कुछ खटास आए? नहीं, देखिए, राजनीति में ये तो कहा नहीं जा सकता कि कहते कि एक मुलाकात या एक चीज के कई मानने, एक घटना से कई सारे निशाने साधे जाते हैं। इसमें ये बात भी मैं अवधेश जी की बात आगे बढ़ा सकता हूं कि वहां मुसलमानों का जो वोट चंक है वो सेकुलरिज्म के नाम पे नीतीश में और लालू में बटा हुआ है। अब वो ज्यादातर चंक जो है वो लालू के साथ है। अगर ये बात फैलती है कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो वो मुसलमान वोट कंसोलिडेट करेगा लालू के पीछे, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। तो एक चीज के पीछे कई सारी चीजें हो सकती हैं, और इस वक्त बिहार के अंदर हर जाति का लीडर जो है पूरी तरीके से, जिसे कह सकते हैं कि पूरे अपने क्लाइमेक्स पे है। और बिहार की राजनीति इस समय जातिगत राजनीति से इतनी ज्यादा है कि जो नेशनल पार्टीज है उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि कौन बीजेपी के साथ, सब अपने नफे नुकसान के साथ जाएंगी, जो बहुत ही मतलब जिसको कह सकते हैं कि आज की डेट में यह कहना कि नीतीश के आ जाने से कुछ हो जाएगा और बीजेपी के जाने से कुछ हो जाएगा, मैं ये नहीं मानता कि नीतीश और बीजेपी के आ जाने से बिहार की राजनीति में सुसाइडल
पहलों का हो सकता है, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन पे है कि जो भारतीय जनता पार्टी का हार्डकोर हिंदू वोट बैंक था वो सवाल पूछ रहा है धारा 370 के बारे में आपने क्या किया, वो सवाल पूछ रहा है कि देशद्रोही ताकतों के साथ आपने सरकार बनाई, वो ये सवाल पूछ रहा है कि आसिया अंद्राबी को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, वो ये सवाल पूछ रहा है कि मसर्रत को छोड़ने के बाद, पख्तू को छोड़ने के बाद, पाकिस्तान से बात करने के बाद, वो सवाल रॉबर्ट वाड्रा के बारे में आप कैग की रिपोर्ट आती है आप शांत हो जाते हैं, आप सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में मामला आता है आप शांत हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि लोगों को यह भी लग रहा है कि दिल्ली की राजनीति के लिए, दिल्ली की सत्ता के लिए जो गठबंधन जिस तरीके से चीजें चल रही थी कांग्रेस के जमाने, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी की चल रही है, उससे वो कंफ्यूज है और दुखी है। उसको लगता था कि साल भर में कुछ व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, वो नहीं आ रहा है और व्यवस्था वैसी ही चल रही है। तो मुझे लगता है उससे रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश को पकड़े, लालू को पकड़े, ये कुछ भी हो सकता है। बहुत छोटे छोटे दो रिएक्शन मैं चाहूंगा रमेश जी भी दें और उसके साथ साथ हमारे जो खास मेहमान मिथिलेश प्रसाद जी हैं जेडीयू के, उनसे भी मेरा रिएक्शन होगा। सबसे पहले आपसे एक बड़ा लोगों के अंदर डिसअपॉइंटमेंट इस बात की है, वो इस बात की जैसा कि तमाम जो बातें की जा रही है कि आप चुनाव प्रचार के दौरान कुछ भी कह जाते हैं और जैसे चुनाव खत्म होता है तो पहली प्राथमिकता सरकार बनाना होता है। खासतौर से ये सवाल जम्मू कश्मीर और सरकार को बचाए रखना चाहे कुछ भी हो जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर आपने न सिर्फ बिल्कुल अपनी पार्टी की विचारधारा से अलग गठबंधन बनाया, बल्कि उसके बाद जिस तरह के बयान चल रहे हैं, आप कॉमन यूनियन प्रोग्राम की बात कर रहे थे, किस तरह की बयानबाजी हो रही है, लोग छोड़े जा रहे हैं, लोगों के अंदर नाराजगी है। कहा जा रहा है कि अगर बिहार में भी ऐसी स्थिति होगी तो आप लालू यादव के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति रही जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं आप कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मैं अवधेश जी की बात के लिए एक बात के लिए तायद करता हूं कि जो है बीजेपी किसी भी सूरत से गठबंधन बिहार में नहीं करेगी। दूसरी चीज एक और बिल्कुल नहीं करेगी। दूसरी चीज एक और बात बता दूं, जहां जम्मू कश्मीर वाली बात कर रहे हैं कि हम प्रचार में कुछ और वैसे कुछ, ये गलतफहमी का शिकार है कि प्रचार में 370 और किसी कॉस्ट पर 1.5 महीना में रहा। प्रचार में 370 ये चीज कतई नहीं आई, मैनिफेस्टो में कतई नहीं आई। सुनिए ना आलोक जी, सुनिएगा, आप बोलिएगा। लोकसभा में बोला, लेकिन जो जहां स्टेट का उसका काम हो गया ना, मुझे तो बहुत आप बोलिए ना, अरे भाई मुझे बोलना नहीं, आप बोलिए ना। मुझे बहुत आश्चर्य की बात है अपने साथी कांग्रेसी भाई जो आलोक जी पर, ऐसी कांग्रेस जहां आंध्र और दिल्ली में अपना सत्ता को जमाए हुए थे, इनका जो है हमको बैक फुट पर कहते हैं, किसी दूरी पर जाने की बात कर रहे हैं। इनका तो बैक फुट तो छोड़ो, इनका तो मार्केट में भारद्वाज देख रहे हैं कि राहुल मार्केट में ही नजर नहीं आ रहे। ऐसे वाले व्यक्ति जो है कांग्रेस के लोग जिनका कोई वो नहीं रहा, वो गायब हो गए, हमको सिखा रहे हैं पार्टी। रमेश जी, एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जब भी बीजेपी के नेताओं के ऊपर कोई वो बात की जाए जो कांग्रेस के जमाने में होती थी, तो आप लोग जो है अपने बचाव में ये कहने लगते हैं कि इन्होंने ये किया। सवाल ये नहीं है कि इन्होंने ये किया, आपकी भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ से लेके आज तक गली गली में एक ही बात बताई जाती है कि आप मंदिर वाली पार्टी हैं, आप धारा 370 वाली पार्टी हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली पार्टी हैं। ये तमाम सारी चीजों न्याय का सम्मान करते हैं पुष्पेंद्र जी, मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अरे सुन लीजिए रमेश जी, यही देश था और यही मंदिर का मुद्दा था, लेकिन केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी। आपका मेरी समझ में नहीं आता है, आप उनको राजनीति करनी है, कथनी और करनी दोनों आप चाहते हैं कि ये समान रखें। नहीं, लेकिन फिर ये कांग्रेस वही करे सत्ता, तो भैया कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माने हम भैया, फिर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को पेंडिंग है मामला मंदिर का। सवाल ये कांग्रेस के बुरी चीजों का बयान दे करके, उनका जिक्र करके, हवाला दे करके मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा पर करते थे कांग्रेस, अब आपने वही रास्ता वही अपना लिया है। सवाल आप जवाब नहीं देते, आप कहते हैं इन्होंने देखिए बुरा काम किया। अरे भाई इन्होंने किया तभी ये 44 पे आ गए और तभी आपको उठ के 282 पे आ गए। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज को, चाहे धारा का मामला होगा, मैनिफेस्टो में नहीं था, अरे पहचान है आपकी, आपको पहचाना जाता है पूरी दुनिया में, उसके बारे में आपने कंप्रोमाइज कर लिया। बिहार में नीतीश की शरण आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत संक्षेप में? कहना चाहूंगा बीजेपी की कथनी और करनी में क्या फर्क है वो पूरे देश ने देख लिया है। मीडिया चैनल्स भी बता रहे हैं, आप कुछ भी कहते रहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राष्ट्रहित में काम किया और आपने जब 3 बार आप शासन में आए, पाताल में चले गए, तीनों बार आतंकवादियों को छोड़ा। वीपी सिंह जब थे आप सपोर्ट कर रहे थे तब भी आतंकवादियों को छोड़ा, फिर दूसरी बार सत्ता में आए तो कंधार छोड़ के आए,
तीसरी बार जब सत्ता में आए तो मसर्रत को छोड़ा। आपका ये असली राष्ट्रवाद का चेहरा है। चले जेडीयू से ये तो आतंकवाद, भ्रष्टाचार और ये अलगाववाद सब आपकी पैदाइश है। जन्म आप लोगों कांग्रेसियों ने दिया और उसको भुगत रहे हैं। आपको मिल गया तोहफा मिल गया आपको, अलगाववादियों को मंत्री आपने तोहफा मिल गया आपको जी। चले मिथिलेश जी सर आलोक जी, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद को पहला मुख्यमंत्री आपने ही बनाया और 3 महीने तक बात चलती रही, हमको एक एक क्षण वो याद है, और उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आपको छोड़ के हटना पड़ा। मुफ्ती पे बीजेपी का दामन भी साफ नहीं है। वो मुफ्ती जो गृह मंत्री था उसको ये केंद्र में बैठे वही तो कह रहा हूं मैं, तभी तो बात कर रहा हूं भाई। मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री भी भाजपा के भाजपा 3 बार केंद्र में सत्ता में आई और 3 बार मिथिलेश जी छोटा सा रिएक्शन। मिथिलेश जी पैदा आपके दिया, जन्म आपने दिया। बिहार चलिए छोड़े आतंकवाद पे नहीं, बिहार पे आते हैं। मिथिलेश जी छोटी सी ब्रेक, आपकी छोटा सा ब्रेक लेंगे। देखिए आज जो मुलाकात हुई है, नहीं मालूम है आपको, नीतीश जी का मुलाकात हमारे मुख्यमंत्री का हुआ है, बिहार में औपचारिक जो है आया नेपाल के सीमा से, क्या बात कर रहे दूसरी हैं? बात है कि हम लोग का गठबंधन जी आरजेडी और कांग्रेस से है, इसलिए कोई संदेह की बात नहीं आप लोग रखें जी कि चुनाव के बाद वही स्थिति रहेगी, पक्का रहेगा, है, ऐसी बातें नहीं है। तो इसलिए हम लोग का स्पेशल कैटेगरी के लिए, विशेष राज्य सपोर्टिंग के लिए हम लोग जो है इसके लिए हमारे नेता मिले हैं जी। चलिए और हम समझते हैं भारत के प्रधानमंत्री से मिले हैं जी, इसलिए ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है। जो अपने जेडीयू के लीडर कह रहे हैं, इसमें एक बात तो सच है। नीतीश जिस चतुराई से अभी आए हैं और राज्य के स्पेशल पैकेज की बात कर रहे हैं, आपको याद होता कि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा था कि मैं आऊंगा तो विशेष पैकेज दूंगा। अगर दिया तो फंसेंगे ये, और नहीं दिया तो बिहार में प्रचार होगा कि ये फिर दोबारा से 6 महीने बाद जब वोट मांगने आए तो ये वही झूठे लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में कहा था और मुझे पैकेज नहीं दिया था। ये दोनों सिचुएशन में बीआरजीएफ के तहत प्लानिंग कमीशन में वो मिला हुआ है, वो बता रहे हैं रोका है। मैं वही ढूंढ रहा था कि रोका है, क्योंकि हमारे पास इसी बात पे छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जो है हम बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री ने एक और समूह से बात की, जी हाँ, जाट के समूह से बातचीत की है और आश्वासन भी दिया है। क्या कुछ इसके मायने हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बन रही है हमारे साथ। चलिए घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं आज के दूसरे एजेंडे की। जी हाँ, दूसरा एजेंडा 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था जाटों को, उसे रद्द कर दिया। उसके बाद उसको लेकर के सियासत भी काफ़ी हो रही है। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई और प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले पर कानून के तहत विचार किया जा रहा है, इस फैसले का अध्ययन किया जा रहा है और उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ इसके मायने हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर पीसी चाको ने, वो जरा सुनते हैं। In fact, such issues should not be taken so hastily, because the way the reservation was taken away is definitely in a provocative action. So it is quite natural that the Jat leaders making a representation to the Prime Minister. अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था सिर्फ जाति ही आधार नहीं हो सकती है। इसको लेकर के क्या वाकई में जो आरक्षण है वो सिर्फ राजनीति के तहत दिए जा रहे हैं या वाकई में जाति कोई पैमाना हो सकती है? तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। रमेश चंद्रन जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मिथिलेश प्रसाद जी हैं, नेता जेडीयू के। जितेंद्र सिंह जी हैं, जाट नेता हमारे साथ। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इस विषय के लिए समय थोड़ा कम है तो संक्षेप में अगर आप लोग अपनी बात रखें तो सब हमारे दर्शकों को काफी कुछ ज्ञानवर्धन भी होगा। शुरुआत अवधेश जी आपसे करना चाहेंगे। जाटों को लेकर के आज जो मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री ने भी जो है इस पर आश्वासन दिया है, लेकिन हर जात में हम देखें तो कोई समानता नहीं है।
चाहे वो ओबीसी कैटेगरी में यादवों को जो आरक्षण मिल रहा है, या बाकी बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से पिछड़ी नहीं है। बहुत सारी उस जाति में ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि समृद्ध हैं, और इसी बात का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब इसको लेकर के भी क्या आपको लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, इसको लेकर के कोशिश होगी क्या सरकार की कि किसी तरीके से जाटों को शामिल किया जाए नया कानून ला करके? देखिए, अगर जाटों को आरक्षण देने से चुनाव की विजय होती तो कांग्रेस को जीत होनी चाहिए थी। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश से कांग्रेस हार गई। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस का जाटों का वोट था, वहां भी कांग्रेस हार गई। तो इसलिए रिजर्वेशन तो जो पिछड़ी जाति को मिला हुआ है, किसी एक पार्टी को वोट देने नहीं जाती है रिजर्वेशन का मतलब। ये पार्टियों की गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते ऐसे काम कर दिया कि आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो है प्राण निकल जाए, उनको ठीक करने में, इनका जनाजा बाहर हो जाए, लेकिन उसको ये दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। वो ऐसे ही काम में एक जाट आरक्षण है। 2 मार्च 2014 को सरकार ने जाने के पहले एक आरक्षण दे दिया। बैकवर्ड कमीशन ने कहा था कि आरक्षण नहीं दिया जा सकता था। इन्होंने ICSSR से स्टडी कराया, उसने कहा कि यह संभव नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा रिपोर्ट दी, उसको नकार करके और कैबिनेट ने दे दिया। वो तो बाकायदा रिपोर्ट थे, देखिए कोर्ट में नहीं टूकेगा। कोर्ट ने यही कहा कि संविधान का अनुच्छेद 16(4) जो है उसमें सामाजिक पिछड़ों को पिछड़ा कहा गया है। इसमें शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है या इसमें इनको नौकरियां ज्यादा नहीं मिली है, वो उसके आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। दूसरा, कोर्ट ने यह कहा कि यह बहुत अजीब समस्या है कि धीरे धीरे पिछड़ी में जातियों में से आरक्षण के बाद कम होने की बजाय आप जातियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो यह सीमा कहां तक जाएगी। और उसने ऐसे कई कारण दिए, समय आपका कम है, उसने कैंसिल कर दिया। कांग्रेस सरकार ने चुनाव के पहले ये मुस्लिम आरक्षण नहीं दे पाए थे, इसलिए 2 काम इन्होंने किया। जैनियों को अल्पसंख्यक में डाला और जाट को आरक्षण दिया कि शायद हमारी भरपाई हो जाएगी। ये एक शुद्ध जो है राजनीतिक कदम था जो कि देश के हित में नहीं था, लेकिन इन्होंने किया, उसके परिणाम मिले। भारतीय जनता पार्टी वही करेगी तो भारतीय जनता पार्टी अपना परिणाम भुगतेगी, लेकिन ये वोट जाट के आरक्षण से किसी को मिल जाएगा, ये मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। चलिए, जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जाट नेता। जितेंद्र जी, जो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं और ये इस बात का जिक्र भी किया है कि जो बैकवर्ड क्लास कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें उसने इस बात को मना कर दिया कि जाटों को आरक्षण दिया जाए, उसके बावजूद आन फान में रिजर्वेशन दिया गया। क्या कुछ आपका तर्क है या पक्ष है जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, जाटों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा आरक्षण जो है जाति के आधार पर नहीं दिया सकता। ये जाति ही एक आधार नहीं हो सकती है। नहीं, कौन सी जाति ऐसी है जिस जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया? और दूसरी बात मैं ये कहूं अवधेश भाई की कि कभी भी इस इलेक्शन नहीं जीते, इलेक्शन तो सबने जीते। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीट है और 17 लोकसभा सीट और विधानसभा की 122 सीटें हैं। दोबारा ये मना करें, हम बता दें क्या होगा। और एक चीज इसमें है कि कौन कहता ओबीसी कमीशन ने नहीं दिया? ओबीसी कमीशन ने दिया ना रिपोर्ट कर दिया कि नहीं होगा, नहीं दिया उसने दिया नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में रिकमेंडेशन पे ये किया था कि मना किया था। लास्ट मोमेंट मेरी बात सुनिए। और शैक्षिक आधार पे शिक्षा बिल्कुल जाट पिछड़ा हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जाट है, किसान जाति है, 1 एकड़ से कम लैंड है, होल्डिंग है, उसमें कौन क्या जवाब 3-3 हजार की नौकरी कर रहे हैं, 10वीं कोई आज तक तो है नहीं मान क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज तक जाट कोई जुडिशरी में नहीं आया, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना। अगर इसी आधार पे मानते हैं आप, शिक्षा के आधार पे मानते हैं, तो शिक्षा में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। नहीं, इसके आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। संविधान में सामाजिक पिछड़ेपन, सामाजिक तो सोशल भाई आप नहीं हो सकता है। आप एक चीज बताइए, ब्राह्मण या दूसरी जाति है जो पढ़े लिखे हैं, उनके अच्छे अच्छे पदों में बैठे, वो सारे ब्राह्मणों के पास भी जमीन के कमी, देश में सबसे गरीब तो ब्राह्मण है। आप अगर सर्वे करा लीजिए ना, जो है आपकी सरकार ने जो है सच्चर आयोग बनाया, अगर ब्राह्मणों पर बना दे तो मैं बिहार में बता सकता हूँ ब्राह्मण अभी लोगों के घर में खाना बनाना कर रहे हैं। आप जातिगत आधार पर बंद करिए, जातिगत आधार पर बंद कर दो, आर्थिक आधार पर दे दो। और कोर्ट ने किया है, हम लोग इसमें क्या करें? नहीं, आप तो कह रहे हैं ना आर्थिक आधार पर। मैं पहले भी जानता था कि नहीं टिकेगा, मेरी बात सुनिए, मैंने पढ़ा था, आगे भी बंद दिएगा, तब भी कोर्ट इसको कैंसिल करेगा। अगर जितेंद्र जी अगर जो है इस पर कोई जो है, अब आगे आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली जा रही है। मेरा सवाल, हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, मुझे पता है, मेरा सवाल ये है, अगर इसको लेकर के सरकार अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लेती है,
तो फिर आप करेंगे क्या? क्या फिर से वही रेल नहीं रोको, करेंगे क्या? तमाम आंदोलन होंगे क्या? ये मेरे नहीं, सवाल है। बिल्कुल होंगे और लड़ भिड़ के बिल्कुल लेंगे। क्या कि बिल्कुल इससे लेंगे? पहले देखिए जाटों ने कराई है 1857 का मेरठ से शुरू हुआ था, वो हमने शुरुआत करी थी। वो आजादी कोई की नहीं लड़ाई। नकारता है, ना- जाटों के ना- देश में योगदान को थोड़ा थोड़ा करता है। योगदान आप ले लो, मरवा दो सीमाओं पे जाटों को, हर चीज में। आप कारगिल को उठा के नहीं, देखो, और भी सबसे लोग ज्यादा मरे मरे, हैं, और भी लोग हर मरे। चीज में मरे। और लोग कहाँ है जिता उठा के आंकड़े देख लो। चलो, और आरक्षण के आधार पर आलोक- सबसे आंकड़े तो ज्यादा- सर ये है कि आजादी में सबसे ज्यादा फांसी पड़ने वाले ब्राह्मण थे, क्रांतिकारी। अगर आंकड़े में आ जाओ चलो, तो वो- उसके आधार पर थोड़ा चलो, चीजें तय ये होती आपने हैं। सबसे ज्यादा फायदा उठाया, आपने सबसे ज्यादा फायदा ठीक उठाया। ठीक 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 मेरे को मत बोलिए। ठीक 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 ये- है। मैं- चलिए आप चलिए चलिए बोल चलिए रहे हैं इसको ना, छोड़िए मैं इसको छोड़िए बोल रहा हूँ। छोड़िए। ठीक है, कांग्रेस चलिए, की प्रतिक्रिया हाँ, कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर पुष्पेंद्र जी आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह की सियासत, चाहे वो कांग्रेस हो या अगर बीजेपी करती है तो फिर बीजेपी से भी यही सवाल होगा, इस तरह की सियासत आपको लगता नहीं है कि बस चुनाव के ठीक पहले आपने महाराष्ट्र में ऐसा किया, आपने यहाँ पर भी लोकसभा चुनाव में ऐसा किया, लेकिन नुकसान ही हुआ आपको? क्या इस तरह की सियासत होनी चाहिए? आपको लगता है कि इस पे ठीक से अध्ययन होने के बाद कोई फैसला होना चाहिए? मैं समझता हूं इस तरह की सियासत न समाज के हित में है न देश के हित में है। अगर कोई कदम गलत उठा है तो उसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर कोई स्टडी में या पूरे उसमें पड़ताल में कमी रही तो उसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए। जहां तक अभी बात आ रही है, हमने एक कदम उठाया, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है हिंदुस्तान का, उसने अपना निर्णय दिया, उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। अब बीजेपी को क्या स्टैंड लेना है? केंद्र में सरकार में बीजेपी बैठी है, बीजेपी को देखना है। जहां तक बात जातिगत आंकड़ों की है, देखिए हरियाणा में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, आज भी रिसोर्सेज के एंगल से जाट सबसे ज्यादा फॉरवर्ड हैं। अगर जॉब्स की बात, हो सकता हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस ना बना हो, लेकिन हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर किसी भी न्यायालय में आप चले जाएंगे तो 90% जाट ही वकील मिलेंगे वहां पर। उसके बाद अगर आप पुलिस सर्विसेज में चले जाएंगे तो वहां पर भी। मैं जातिवाद पर इस पूरी डिबेट को नहीं ले जाना चाहता हूं। अगर आर्थिक एजेंडे पर मैं जानना चाहता हूं, हमारे अभी साथी बैठे हैं जाट नेता, उन्होंने कब कब कौन सी जातियों को आरक्षण के मुद्दे पर जब इन्होंने जींद और वहां पर धरने दिए, कोई दूसरी जाति को साथ लिया था क्या इन्होंने? आज आप कह रहे हैं आर्थिक आधार पर आप उनको शामिल करना चाहते हैं। मैं समझता हूं इसके ऊपर शांति से बात होनी चाहिए। अगर डिजर्व करते हैं तो मिलना चाहिए, डिजर्व नहीं करते हैं तो नहीं मिलना चाहिए। मैं एक चीज मित्र, इसमें क्या कांग्रेस ये कह दे इस पे कि जाट को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जब बता दे। नहीं मैं तो ये आपको नहीं धमकी दे रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, हम धमकी दे रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा। अभी आपने बीजेपी के बारे में कहा, अगर ऐसा कर देती है बीजेपी तो देख लेगी विधानसभा चुनाव में। मेरी बात सुनिए, जो जाट है कांग्रेस, इसमें पुलिस में भी हर जगह, वो सिर्फ सिपाही तक। नहीं ऐसा नहीं। पिछले 10 डीजीपी हरियाणा के जाट हुए हैं, पुलिस कमिश्नर है, डीसीपी है, एसीपी है, क्या बात कर रहे हैं? एसपी है, हम लोगों ने आईपीएस अफसर है, आईएएस अफसर भी है। आईपीएस कितने आते हैं? पिछले 10 वर्षों से आप हरियाणा के तमाम जिलों के एसपी की लिस्ट उठा लीजिए। एसपी, तहसीलदार, डीसी मैक्सिमम एक ही जाति से रहे। अगर नहीं रहे हो तो आप देख लीजिए एक ही जाकर। प्रदेश में रहे। मैं एक ही प्रदेश में क्यों रहे? क्या हरियाणा में नहीं रहे? यूपी में नहीं रहे? ये कह दे कि हम नहीं दे रहे। बात ये नहीं है। हम ये नहीं कह रहे। कांग्रेस की रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन का धमकी। चले पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पुष्पेंद्र जी बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, बीजेपी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने जाटों को रिजर्वेशन दिया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान होना चाहिए। आपके पास संवैधानिक रास्ते हैं, आप आगे लड़ाई लड़िए। समय बहुत कम बचा है, समय बहुत जितने जी समय कम बचा है। पुष्पेंद्र जी बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी तरफ देखिए, से। मैं ये मानता हूं कि इस देश में 60-70 सालों में जाति के नाम पर, इलाके के नाम पर इस सारे खलफिशार की जड़ जो है ना, वो कांग्रेस पार्टी है। और उनको सत्ता के लिए कब किसको, मुसलमानों को, कभी यूपी में रिजर्वेशन का खेल शुरू होता है, कभी महाराष्ट्र में शुरू होता है, कभी मराठों को दे देंगे। मैं बताना चाहता हूं ओबीसी का रिजर्वेशन वीपी सिंह गवर्नमेंट ने दिया था और उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। आलोक अब कांग्रेस के ऊपर इस तरह से अरे आलोक भाई, नहीं लगाया। अरे आलोक भाई, आप लांछन बिटा आप बताइए ना मुझे, ओबीसी का रिजर्वेशन का मंडल कमीशन का साइड किसने किया? मंडल कमीशन का पिटारा किसकी सहायता से खुला? बीजेपी की सहायता से खुला। नहीं जा रहा ना, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या जैनियों ने आपसे अलग धर्म के लिए मांगा था?
क्या महाराष्ट्र में क्या जैनी देश की माइनॉरिटी नहीं है? अरे भाई आलोक भाई, आप मुझे केवल ये बता दीजिए क्या माइनॉरिटी नहीं है? आलोक भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 70 साल में क्यों नहीं जैनियों में ध्यान आया आपको? मैं सवाल ये कह रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर के ऐसा नहीं हो सकता कि पहले दिन ही देश आजाद हुआ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजेपी की सरकार हटाए ना माइनॉरिटी जिसको हटाना है। आपके अगर आपको गलत लगता है तो बीजेपी हटाए उनको, जैनियों को भी हटाए, मुस्लिम को भी हटाए। रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 1953 में काका कालेलकर आयोग बना। काका कालेलकर आयोग के सामने सबसे पहले एससी और बीसी की रिपोर्ट सबमिट की गई और उस रिपोर्ट में एक प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया। शैक्षिक तरीके से और सामाजिक विषमता में जो जकड़े हुए लोग हैं उसकी फहरिस्त बना करके जब पेश हुई तो उस समय बैकवर्ड के लिए तो कमीशन ने डिनाइल कर दिया, लेकिन एससी का जो 1953 से लागू हुआ। दूसरी चीज भी एससी वर्ड नहीं है, उसमें बैकवर्ड क्लास वर्ड है। मैं जो संविधान में भी अरे भाई आप कानून के पुतले भी बन जाओगे कैसे आलोक जी यार? मैं एडवोकेट हूं। सबसे पहले जो है शेड्यूल कास्ट की फुल फॉर्म ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको जान लीजिएगा। दूसरी चीज एक और भी है, अभी 2004 में रंगनाथ मिश्र और आपका ये जो आपका सच्चर कमेटी, बहुत आश्चर्य की बात है कि जल्दबाजी में कांग्रेस ने ऐसे खतरनाक स्टेप लिए, देश को बढ़वाने का काम किया। और अभी मैं जाट समाज के सुन जाट समाज जाट समाज के आरक्षण के विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन एक बात सुन ले, मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस की दोहरी नीति, इन्होंने जो है जाटों के आरक्षण को कैबिनेट में लागू कर दिया। जो बात आज कह रहे हैं ये उस समय भी कहनी चाहिए थी, उस समय भी कहनी चाहिए थी, उस समय भी कहनी चाहिए थी। हमारा कहना यह है कि कानूनी राय इस पर ली जाएगी और कानूनी हित का संवैधानिक जो होगा वो होगा। मैं जो रिपोर्ट जानी थी अंसारी एक जो बात अभी अरे एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं जितेंद्र जी कि अगर जाटों को आरक्षण की बात जो आप कह रहे हैं उस पे हम में से किसी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो ओबीसी आयोग है जो ये तय करता है उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, यहां तक मेरा आपसे कहना है। अरे मोदी तो कांग्रेस वालों का पार्ट था। रमेश जी मेरी बात तो सुन, कांग्रेस का आयोग था ना। लीजिए ना उसको, जितेंद्र भाई किया गया तो उसको कैंसिल कीजिए। अरे विपुल जी जो अभी आलोक जी ने ताल ठोक के कहा है यही तो रियल पॉलिटिक्स है, जो ताल ठोक के कह रहे हैं कि हमने जाटों को दिया, हमने सच्चर कमीशन बनाया, हमने रंगनाथ बनाया, हमने मराठाओं को दिया, हमने महाराष्ट्र में दिया, हमने उत्तर प्रदेश में। ये कहते हैं कि अगर है तो आप हटाओ, ये अगर गलत किया तो हटा दीजिए। अरे मैं यही तो कह रहा हूं, यही तो राजनीति आपकी। कोई राजनीति नहीं है। ये कहा कि एक लोगों को एक चीज पे मुंह लगा दो, अब अगर कानून के तहत बीजेपी हटाए तो उनके खिलाफ माहौल बनेगा तो हम तमाशा देखेंगे। तो मुसलमानों को बनाओ, 47 बनाओ, सच्चर बनाओ, खच्चर बनाओ, रंगराज बनाओ। के पास चले और क्या है हटा दें। सवाल ये नहीं है, सवाल भाई इसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया है। कांग्रेस कहां से आएगी? भाई आपको 9 राज्य में तो स्टेट में आरक्षण नहीं है, सेंटर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन सुनो, ये बात सच है कि इस देश में विभाजन का बीज अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जाति वो कांग्रेस ने बोया। अगर 1977 की भी सरकार देखो तो संगठन कांग्रेस के लोग ही वहां थे, प्रतिक्रिया नहीं ले पाए और इसलिए ये बात बिल्कुल सच है। काम ऐसा करके गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को न निगलते बनता है न उगलते बनता है। भारतीय जनता पार्टी एक भीरू पार्टी है, चाहते हुए भी हिम्मत के साथ नहीं बोलती है, जबकि चुनाव 4 साल बाद है। आपका मतलब है कि बीजेपी जाटों को बीजेपी भीरू पार्टी है, ये सच्चाई बोली नहीं सकती। समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। चलते चलते 10 सेकंड में आगे कुछ बोलना चाहे मिथिल जी? बहुत अच्छा, टू द पॉइंट जी। ये बहुत ही
जो है संगीन मामला है राष्ट्र के लिए, अपराध है संगीन। और हम समझते हैं कि अभी जो जातीय आधारित चल रहा है, तो भाई अब जाटों का एक बार दे दिया गया है तो हमको लगता है देना चाहिए। इसमें एक छोटी सी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको स्ट्राइक डाउन किया, उसमें एक बहुत अच्छी बात भी उन्होंने कही, उस पर चर्चा नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जाति ही कारण नहीं हो सकती है, लेकिन जो इस देश में एक थर्ड जेंडर है उसको रिजर्वेशन के बारे में कोई नहीं आता है, क्योंकि वो देश में बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात कही। बहुत कई बार सही, आज चर्चा नहीं हो पाई उस पर, अलग से कई बिंदुओं पर इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिथिलेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र जी आप इस चर्चा में जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। घटना चक्र को यहीं समेटते हैं, लेकिन ये बात काफी महत्वपूर्ण है, क्या जाति ही एकमात्र आधार हो सकता है? और दूसरा, जिस तरीके से आरक्षण का राजनीतिकरण हो रहा है, ये क्या आने वाले समय में देश के लिए कितना हानिकारक होगा या कितना हितकारी होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सोचिएगा इस पर। घटना चक्र में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।